तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने शुरुआत की थी स्टैटिक पार्ट की इकोनॉमिक्स की और हमने कवर कर लिया है अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स तक। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा कुछ और एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहली शुरुआत होती है हमारी मार्केट स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो हमारे पास एक नया वर्ड है जिसे हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन हम लोग इससे समझने से पहले या मार्केट स्ट्रक्चर समझने से पहले हमें समझना होगा मार्केट से हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूं कि मार्केट के बारे में आप मुझे बताइए, तो आप क्या बताएंगे? क्या आपके दिमाग में पहले आता है? आप सोचेंगे कि कोई भी लोकल एरिया आपके आसपास में जहां पे कई सारी चीजें बेची जाती हूँ, खरीदी जाती हूँ। ठीक है, हो सकता है कि वो आपके आसपास में हो, लोकेलिटी में हो, या फिर कोई मॉल हो, या फिर कोई दुकान हो, या फिर आप कहें कि कुछ कुछ संडे बाजार या फिर सोमवार बाजार, ऐसा कुछ इलाका हो। ठीक है, जहां पे खरीदारी और बेची जाती हूँ चीजें। ठीक है, बाइंग और सेलिंग एरिया हो। तो ये आपकी पहली चीजें हैं जो आपके दिमाग में आती हैं जब मैं आपसे पूछता हूं कि मार्केट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, लेकिन जो सवाल है वो ये है कि मार्केट का असली मतलब क्या है और हम इन प्लेसेस को मार्केट क्यों बोलते हैं और क्या कारण है इसके पीछे कि इन एरियाज को हम लोग अपने दिमाग में लाते हैं जब भी हम मार्केट का नाम सुनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इसके लिए हम कह सकते हैं कि मार्केट एक प्लेस है, जगह है, जहां पे कि कई सारी चीजों को या फिर कई सारे खरीदार जो हैं या कई सारे जो बेचने वाले लोग हैं वो लोग मिलते हैं। ठीक है, ताकि वो लोग बाइंग और सेलिंग कर सकें, खरीद सकें और बेच सकें। ठीक है, तो बाइंग और सेलिंग कर सकें। ठीक है, तो मार्केट एक प्लेस है जहां पे कई सारे तरह के लोग, बायर्स और सेलर्स आते हैं और बाइंग और सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो हम उदाहरण लेते हैं लोकल मार्केट का, या हम कहें कि कोई भी सब्जी बाजार का एग्जांपल लें हम लोग। ठीक है, वेजिटेबल मार्केट। तो अगर हम लोग यहाँ पे कभी भी गए हों, ठीक है, तो हमने क्या नोटिस किया? हमने देखा कि यहाँ पे आप एक पर्सन है जिसे कि सब्जी चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, तो आप क्या हुए? आप हुए यहाँ पे बायर। ठीक है, तो आप हो गए यहाँ पे बायर। ठीक, और यहाँ पे कुछ लोग होंगे और यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि बेच रहे होंगे सब्जियों को। ठीक है, तो ये क्या हुए? ये हो गए आपके सेलर। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉमन फॉर्मूला। एक होता है बायर और एक होता है सेलर। और फिर जो जगह है जहां पे आप लोग मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं मार्केट या वेजिटेबल मार्केट। ठीक है, जहां पे आपके जैसे लोग आते हैं और मिलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ अकेले बायर नहीं है, बल्कि कई सारे और भी लोग होंगे और भी कई सारे सेलर होंगे जो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोल देंगे कि ये हो गया मार्केट। तो मैं ये सोचता हूं कि अब आपको मार्केट का आइडिया लग गया। ठीक है, एक जगह जहां पे कई सारे तरह के लोग आते हैं, मिलते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, तो अब हम स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? तो स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिकली अरेंजमेंट होता है कई सारी चीजों का, या कहें कि ऑर्डर ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स को या फिर ऑर्डर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, तो हम लोग आमतौर पे बात कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल और कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री और मार्केट के। और ये डिस्क्राइब करता है कि जो फर्म्स है वहां पे इंडस्ट्री में वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और डिग्री ऑफ कंपटीशन क्या है उनके पास, या फिर कहें कि उनकी पावर हेल्ड बाय इंडिविजुअल फर्म्स कितनी है। तो अगर मैं आपको वापस ले सकूं प्रीवियस सेशन में, जहां पे कि मैं आपको
फर्म्स और इंडस्ट्रीज के बीच का डिफरेंस बता रहा था, तो मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप बताइए फर्म और इंडस्ट्री के बीच क्या डिफरेंस है, तो क्या आप कर सकते हैं? चलिए आज देखते हैं। तो मैं आपको 15 सेकेंड दूंगा और आपको सोचना है कि फर्म और इंडस्ट्री के बीच में क्या डिफरेंस है, और 15 सेकेंड के बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है? और यदि आपका आंसर करेक्ट है तो आपको मुबारक हो, अगर आंसर करेक्ट नहीं है तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको इसका रिवीजन मिल जाएगा, ठीक है? तो आपका समय जो है अब शुरू हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है? 16, तो ठीक है, 15 लास्ट था, ठीक है? तो टाइम्स अप हो गया है। तो बेसिकली फर्म जो होती है वो आपकी एक सिंगल यूनिट होती है या फिर सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होती है, ठीक है? तो फर्म एक सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, और जो इंडस्ट्री है वो ग्रुप है फर्म्स का, ठीक है? तो आप कह सकते हैं कि अगर हम बात करें सैमसंग की, ठीक है, सैमसंग जो है वो एक फर्म है क्योंकि वो सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है जो कि मोबाइल्स बना रही है सैमसंग के लिए, ठीक है? लेकिन जब हम बात करते हैं सैमसंग की, एप्पल की, ठीक है, रेडमी की, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोमैक्स की, सॉरी, तो हम जब इन सब की बात करते हैं तो ये हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, ठीक है? क्योंकि क्योंकि यहां पे हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सब ये कर रहे हैं। तो ये होता है डिफरेंस फर्म और इंडस्ट्री के बीच में, ठीक है? तो जब भी हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, तो बेसिकली हम लोग जो बात करते हैं वो कंपटीशन की बात करते हैं और किस तरीके से बाइंग और सेलिंग यहाँ होती है, और साथ ही साथ और यहाँ पे कोई भी मार्केट शेयर है जिसे किसी भी इंडिविजुअल फर्म ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, तो ठीक है? तो अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है मार्केट की, स्ट्रक्चर की, और आपको लिटिल बिट रिवीजन मिल गया है इंडस्ट्री और फर्म के बीच के डिफरेंस का, ठीक है? तो अब हम आगे जाएंगे। तो फर्स्ट मार्केट जो है वो है परफेक्ट कंपटीशन। तो तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, शुरुआत में है मैनी बायर्स एंड सेलर्स। तो परफेक्ट कंपटीशन में कई सारे नंबर्स के बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज जो है वो है होमोजीनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, और आप कह सकते हैं कि लगभग एक जैसे या सेम प्रोडक्ट्स, ठीक है? उसके बाद यहां पे है इजी एंट्री एंड एग्जिट फॉर फर्म्स, ठीक है? इसका मतलब हुआ ये अगर मार्केट है और ये फर्म है ए, तो ये फर्म आसानी से मार्केट में आ सकती है अपने गुड्स को बेचने के लिए, और अगर इसको लॉस होता है इस मार्केट में तो ये आसानी से यहां से बाहर भी जा सकती है, ठीक है? तो यहां पे ये इजी और एंट्री और एग्जिट जो फर्म्स की होती है ये अवेलेबल होती है परफेक्ट कंपटीशन में। जो फर्म्स हैं फोर्थ पॉइंट पे, ये होती हैं प्राइस टेकर्स। इसका मतलब हुआ इनका प्राइस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं आपको बताता हूं, चलिए, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ आप समझ जाएंगे इस चीज से, ठीक है? मान लीजिए कि अगर आप बायर हैं और अगर आप बायर के तौर पे मार्केट में गए हैं जहां पे कई सारे सेलर्स हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कई सारे सेलर्स हैं। तो और अगर आपको अब एक्स वाई चीज चाहिए, ठीक है, और ये सभी एक्स वाई बेच रहे हैं, और यदि अगर आप इन लोगों को देखें जो कि सेलर्स हैं आपके, तो तो आप पाएंगे कि इनके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। तो यहां पे सिर्फ आप हैं जो खरीद रहे हैं, ठीक है? तो यहां पे जो बायर है उसको अगर आप देखें तो उसके पास कई सारे सेलर्स हैं, ठीक है? तो ये जो सेलर है
इसके पास ये फिजिबल नहीं है कि ये आपसे ज्यादा पैसे ले। जैसे मान लेते हैं आप ₹10 मांग रहे हैं और ₹15 मांग रहा है, तो आप इसको छोड़ के बाकियों के पास भी जा सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इनके पास ऐसे ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मैनी बायर्स हैं और सेलर्स हैं, तो इसी वजह से जो फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर्स होती हैं। उन्हें प्राइस मानना पड़ता है जो कि कॉमन प्राइस है मार्केट का। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पे कई सारे बायर्स हैं, कई सारे बायर्स हैं यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल प्राइस या सिमिलर प्राइस होता है चार्जेबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे बायर्स और सेलर्स हैं। तो उसके बाद दूसरी चीज है, यहाँ पे है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कुछ भी अलग डिफरेंट ऑफर नहीं किया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास एज होती है कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। आपके पास है एक्स वाई, कस्टमर को भी एक्स वाई चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है आपके सामान में और दूसरे के सामान में। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते और प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बायर को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे है इजी एंट्री और एग्जिट। जो फर्म्स हैं वो आसानी से अंदर आ सकते हैं, ठीक है, और आसानी से बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और उदाहरण हम इसका लें तो वो गया एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केट या अनाज बाजार में हम लोग फूड प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और खरीदते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग मार्केट में गए हैं और हमें राइस चाहिए, तो यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जो कि राइस को बेच रहे होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट को अगर हम ले, तो स्टॉक मार्केट का क्या मतलब हुआ, तो हम इसके बारे में सीखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तब तक मैं आपको बता देता हूं कि ये एग्जांपल होता है परफेक्ट मार्केट का। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं तो आता है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली, ठीक है, तो मोनोपोली के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो पहला है कि यहां पे होगा सिंगल सेलर और जो डोमिनेट करेगा मार्केट को। उसके बाद है यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस, जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हाई बैरियर्स है, यहाँ पे किसी को भी इतनी आसानी से एंट्री नहीं मिलती, पेटेंट्स और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से। और लास्ट है कि मोनोपोलिस के पास सिग्निफिकेंट कंट्रोल होता है प्राइस का। ठीक है, तो अगर अब हम इन्हें समझने की कोशिश करें एक के बाद एक, तो पहला है सिंगल सेलर। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे कई सारे बायर्स हैं। ये भी हो गया आपका, ये भी आपका बायर है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही सेलर है। ठीक है, तो अगर हम लोग सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो हम पाएंगे कि ये सेलर जो है इसके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये जो बायर्स हैं, ठीक है, इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पे सिंगल सेलर डोमिनेट करता है मार्केट को। तो ये यहां पे कई सारे पॉलिसीज भी बना सकता है, क्योंकि बायर जो हैं जिनको सामान चाहिए उनके पास सिर्फ एक बायर सेलर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। तो अगर हम इसको समझें तो ये ऐसा समझा सकता है। अगर हम समझें कि यहाँ पे एक सिंगल पर्सन है जिसको सामान बेच रहा है, ठीक है, तो समझ लेते हैं ये बेच रहा है एक्स वाई। ठीक है, और पीपल को भी एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई जो है वो यूनिक है और एक्स वाई सिर्फ एक ही इंसान के द्वारा बेचा जा रहा है और इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसी वजह से लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो है ये इंसान, ये इससे ही खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाई बैरियर्स टू एंट्री सच एज पेटेंट्स और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ठीक है, इसकी सिंगल सेलर की वजह से यहां पे और काफी सारी डिमांड होने की वजह से, और अगर आप रिमेंबर करें मैंने आपको क्या बताया था पुराने लेक्चर में, तो यहां पे अगर हाई डिमांड है और प्राइस जो है वो भी हाई हो जाएंगे, और अगर प्राइसेस हाई हैं तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो
ये मैंने आपको बताया था। तो अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे कई सारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, जो कि सप्लाई कर रहे हैं गुड्स को, ठीक है। ये पहली कंडीशन है आपकी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर जो अदर प्रोड्यूसर्स हैं वो भी एक्स वाई को बना सकते हैं, तो वो भी सप्लाई करेंगे एक्स वाई को कस्टमर तक। तो यहां पे कोई भी, यहां पे एक सेलर नहीं होगा, बाकी बाकी सेलर्स भी होंगे, और जो डोमिनेंसी है वो एंड हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन है कि पेटेंट्स और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो हम पेटेंट से क्या समझते हैं? पहली चीज कि हम पेटेंट से क्या समझते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो पेटेंट्स हैं वो होते हैं आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड करता है मोनोपोली मार्केट और इन प्रोडक्शन, ठीक है। ये आप कहें किसी सर्टेन गुड्स की मार्केटिंग में, ठीक है। तो पेटेंट जो होता है वो बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट होता है। चलिए मान लेते हैं कि ये जो इंसान है ये जनरेट करता है कॉमोडिटी एक्स वाई, और ये चाहता है कि कोई और इसके सिवा एक्स वाई को ना बना सके, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा? ये पेटेंट करवा लेगा इसका, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये ही इंसान एक्स वाई को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि एक्स वाई को बना सकता है, तो ये जो है ये एक्स वाई को सप्लाई करेगा और ये डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो ये एंश्योर करता है इसकी डोमिनेंस को, ठीक है, और मोनोपोली को, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, और इसका मतलब हुआ कि ये जो इंसान है सिर्फ ये ही एक्स वाई को प्रोड्यूस कर सकता है इस क्वांटिटी में कि जो डिमांड है कस्टमर्स की वो पूरी हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मोनोपोलिस्ट। उसके पास होता है सिग्निफिकेंट कंट्रोल प्राइसेस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है और सेल करने वाला बंदा है, लेकिन यहाँ पे कई सारे बायर्स हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसके पास हो जाती है मोनोपोली मार्केट में। एग्जांपल्स हैं लोकल यूटिलिटीज, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है हमारा इंडियन रेलवेज, रेलवेज, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई इंसान है जिसे ट्रेवल करना है ट्रेन से, तो इसको सिर्फ जो टिकट है वो इंडियन रेलवे से ही मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि इंडियन रेलवे जो है वो सिंगल एंटिटी है जो कि मैनेज करता है रेलवे नेटवर्क्स को हिंदुस्तान में, ठीक है। तो ये होती है आपकी एक तरह की मोनोपोली, ठीक है। और अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जिन्होंने कि इन्वेंट किया है किसी मेडिसिन को, तो ये जनरली पेटेंट्स करवाती हैं। उसके बाद है हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की हम बात करें तो मोनोपोलिस्टिक जो होता है वो होती है मार्केट फॉर्म जहां पे कि वेयर यहां पे कुछ इस तरह की मोनोपोली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो पहले आप इस पॉइंट को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट को शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको कुछ प्रकार की इन्फ्लुएंस या मोनोपोली देखने को मिलेगी, और यदि ऐसा है तो ये होती है कंडीशन आपकी मोनोपोली से कंपटीशन की। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन पॉइंट्स की वजह से। पहला है कई सारी फर्म्स है मार्केट में, दूसरा है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, हालांकि स्लाइट डिफरेंस है। उसके बाद इजी एंट्री और एग्जिट है, फर्म्स के पास थोड़ा सा कंट्रोल है प्राइसेस पे क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब हम इसका उदाहरण लेते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे इस मार्केट फॉर्म में, यहाँ पे कई सारी फर्म्स है मार्केट में, लेकिन अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन कंपेयर करें जहां पे यहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट से यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंशिएटेड हैं। उदाहरण लेते हैं सैमसंग का, माइक्रोमैक्स का, लावा का, एप्पल का, ठीक है, रेडमी,
ओप्पो। तो ये है क्या, ये सब मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम मान के चलें कि यहां पे ये इंसान है जिसे मोबाइल चाहिए, तो इसको इनसे ही ये मोबाइल खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पास कई सारे ऑप्शंस हैं यहां पे, लेकिन यहां पे मोनोपोली कैसे आती है, क्योंकि यहां पे जितने मोबाइल फोन हैं इन सब के पास अपना खुद का मार्केट वैल्यू है, ठीक है, क्या कहें, ब्रांड वैल्यू है। तो ये जो कंपनीज हैं ये मार्केटिंग करती हैं अपनी मार्केट वैल्यू और ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए, ताकि कंज्यूमर का जो माइंड है इन्फ्लुएंस हो सके। तो अगर ये पर्सन जो है ये मोबाइल खरीदने जा रहा है, तो ये प्रेफर करेगा उस मोबाइल फोन को बनाने के लिए जिसका इन्फ्लुएंस इसके दिमाग में होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो मोनोपोली है वो यहां पे आती है, ठीक है। अगर कंपनी जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है कई सारे बायर्स को, तो वो काफी ज्यादा मार्केट वैल्यू बना लेगी बाकी कंपैरिजंस में, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। जो सैमसंग है वो 120 GB स्टोरेज ऑफर कर रहा है 6.8 इंच की स्क्रीन के साथ में। माइक्रोमैक्स जो है 5 इंच की स्क्रीन दे रहा है, और ठीक वैसा ही लावा एप्पल रेडमी ओप्पो के साथ भी होगा। तो ये जो मोबाइल्स बेच रहे हैं ये है तो सेम, लेकिन थोड़े थोड़े अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में, ठीक है। उसके बाद है रिलेटिवली इजी एंट्री एंड एग्जिट। जैसे परफेक्ट कंपटीशन की तरह फर्म्स जो हैं उनके पास थोड़ा सा कंट्रोल है मार्केट प्राइसेस पे ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। उदाहरण लेते हैं, हम मान लेते हैं कि कंपनी ए है और कंपनी बी है, ठीक है। कंपनी ए जो है वो फोन को बेच रही है 128 GB स्टोरेज के साथ में, 8 GB रैम के साथ में, 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ में, 6 इंच स्क्रीन के साथ में। और फिर है कंपनी बी जो कि ऑफर कर रही है 80 GB स्टोरेज को, 6 GB रैम के साथ में, 4 इंच के डिस्प्ले के साथ में, 20 मेगापिक्सल कैमरा के साथ में। तो अगर हम एक ही बात करें तो 20,000 रुपए ले रहा है उसके, और ये कंपनी चार्ज कर रही है सिर्फ 12,000 रुपीज को। तो यहां पे प्राइस कंट्रोल है, क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन है प्रोडक्ट्स में। उसके बाद अलग उदाहरण है रिटेल, रिटेल यूनिट्स, रेस्टोरेंट्स और क्लोथिंग, ठीक है। तो अब हमारे पास है ओलिगोपोली, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ओलिगोपोली की, पहला है स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स जो डोमिनेट करते हैं मार्केट को। प्रोडक्ट्स होमोजीनियस भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, हाई बैरियर्स होते हैं एंट्री के लिए, और जो फर्म्स हैं वो स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन करती हैं प्राइस वॉर्स और कोलिजन को अवॉइड करने के लिए। तो बेसिकली ओलिगोपोली में यहाँ पे कुछ ही फर्म्स होती हैं, जैसे कि फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, जो कि मार्केट को डोमिनेट करेंगे। और यदि मैं आपको बताना चाहूं इसे उदाहरण के तौर पे, तो बेस्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो यदि अगर आप इसे देखें, जैसे कि हमारे पास कुछ ही कंपनी है लाइक जैसे टाटा, महिंद्रा, ऑडी, BMW, ओके। तो मर्सिडीज को आप ले सकते हैं यहाँ पे, MG और कई अदर ब्रांड्स जो है, ठीक है। तो ये जो है ये लिमिटेड है नंबर्स में और ये डोमिनेट करती है मार्केट को, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स हैं वो होमोजीनियस हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड हो सकते हैं। हालांकि ये लोग क्या बना रहे हैं, ये सभी गाड़ियां बना रहे हैं, ठीक है, कार्स, लेकिन इनकी जो कार्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, और बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वो अलग हैं। जैसे टाटा सफारी वो डिफरेंट होगा MG हेक्टर से, ठीक है। और ठीक वैसे ही और भी कई उदाहरण हैं, ठीक है। यहां पे हाई बैरियर्स होते हैं एंट्री के लिए, क्योंकि जो ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट है, यहां पे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, और लार्ज स्केल कंपटीशन है, क्योंकि यहां पे ह्यूज कैपिटल है और लार्ज स्केल कंपटीशन है। इसी वजह से यहां पे हाई बैरियर्स हैं एंट्रीज को लेके।
ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फर्म्स ऑफन एंगेज इन स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन सच एज प्राइस वॉर्स और कोलोजन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। तो अगर हम ये समझें यहाँ पे प्राइस वॉर और कोलोजन कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कई स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स हैं जो कि मार्केट को डोमिनेट करती हैं। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे है ए, ठीक है, जो चार्ज कर रही है 50% प्राइस लेस ऑटोमोबाइल्स पे, और जो बी है सी और डी, और वो भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं और उन्होंने भी प्राइसेस को कम करना शुरू कर दिया है 50% से फर्म ए से कॉम्पीट करने के लिए। तो क्या होगा, कुछ समय पश्चात तो यहां पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हो जाएगी ज्यादा, लेकिन उनका जो प्रॉफिट है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने आपस में कंपटीशन शुरू कर दिया और ये प्राइसेस को कम कर रहे हैं कंपटीशन में। ठीक है, और ये प्राइस वॉर है, लेकिन ये इनके लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि यहाँ पे कई बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट है और ऑटोमाइज प्रोडक्शन में इस कंपटीशन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा लॉस इनको देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन करते हैं और ये आपस में म्यूचुअली प्राइस डिसाइड करते हैं और अवॉइड करते हैं वॉर्स को। उसके बाद हमारे पास है ड्यूओपोली। तो ये होता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओलिगोपोली का, जहां पे दो ही डोमिनेंट फर्म्स होंगे, उनके बीच में होगा इंटेंस कंपटीशन। ठीक है, तो ड्यूओपोली में यहाँ पे होते हैं दो ही फर्म, जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हम यहाँ पे बोइंग को और एयरबस को। तो जो बोइंग है वो है हमारी अमेरिकन कंपनी, ठीक है, और एयरबस जो है वो है हमारी फ्रेंच कंपनी। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें तो दोनों ही एयरक्राफ्ट को बना रही हैं, तो यहां पे कंपटीशन जो है वो सिर्फ बोइंग एयरबस के बीच में है। ठीक है, लेकिन इन्हें भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना होगा ताकि ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिकवर कर पाए। उसके बाद है मोनोस्पोनी। यहां पे होता है एक सिंगल बायर, बायर के तौर पे जो कि डोमिनेट करता है मार्केट को। ठीक है, कई सारे सेलर्स होते हैं यहाँ पे। जो मोनोस्पोनिस्ट होगा या कहें जो बायर होगा वो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, और इसका बेस्ट उदाहरण है कई सारे लार्ज डीलर्स जैसे कि वॉलमार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद है बायलैटरल मोनोपोली। यहां पे क्या होता है, सिंगल बायर सिंगल सेलर दोनों एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। ठीक है, प्राइस नेगोशिएशन होता है दोनों के बीच में, टू डोमिनेंट प्लेयर्स के बीच में, और बेस्ट एग्जांपल है इसका लार्ज लेबर यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बायलैटरल मोनोपोली में यहां पे सिंगल बायर होगा और यहां पे होगा सिर्फ सिंगल सेलर। ठीक है, तो यहां पे दोनों जो हैं इनके पास होगा लिमिटेड ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि लेबर यूनियंस हो गए जहां पे ये होते हैं सेलर जो सर्विस को सेल करते हैं, और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो होते हैं बायर जो कि बाय करते हैं सर्विस को। तो अब ये दोनों जो हैं इन दोनों के पीछे पास ही बहुत से लिमिटेड लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेचुरल मोनोपोली। तो ये होती है टाइप ऑफ मोनोपोली जहां पे सिंगल फर्म जो है वो प्रोड्यूस कर सकते गुड्स और सर्विसेज को लोअर कॉस्ट पे कई सारी मल्टीपल फर्म्स के कंपैरिजन में। ठीक है, और ये टिपिकली रेगुलेट करती हैं प्राइस गॉन्गिंग को। तो यहाँ पे अगर फर्म है XYZ जो कि एबल है गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए कम दाम पे, जैसे कि ₹50 पे ही, लेकिन जो अदर फर्म्स हैं ABCDE, ये जितनी फर्म्स हैं ये ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, इस कॉस्ट में, और ये इस सबको 100 रुपए में बना रही हैं। तो जो लोग हैं वो XYZ की तरफ जाएंगे ना कि ABCDE की तरफ। तो ये बनाती है नेचुरल मोनोपोली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में
हमने कवर किया है मार्केट स्ट्रक्चर्स को, स्टैटिक जीके की, और आप कहेंगे स्टैटिक इकोनॉमिक्स को। दूसरे लेक्चर में हम लोग कुछ और फिनोमेना सीखेंगे। तब तक के लिए आप इस सबको रिवाइज कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को अब रोक रहे हैं। इसी के